नई नवेली दुल्हन लाने की खुशी हर्ष के चेहरे पर छलक रही थी। वह उसके करीब आकर बैठा और उसे हाय हेलो किया। शिल्पी ने धीमे से उसके सवाल का जवाब दिया। वह एक बेहद गरीब घराने की लड़की थी और हर्ष एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखता था। न जाने कैसे हर्ष की माँ को शिल्पी भा गई थी। शायद उसकी वजह शिल्पी का बेमिसाल हुस्न था या सीधापन था कि हर्ष की माँ ने पहली ही नजर में शिल्पी को अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था। चट मंगनी पट ब्याह वाला काम हुआ और आज शिल्पी हर्ष की दुल्हन बनी उसके सामने बैठी थी। हर्ष मुस्कुराते हुए उसके हाथ में मुंह दिखाई की अंगूठी पहना रहा था। शिल्पी को यकीन नहीं हो रहा था कि किस्मत यूं भी पलट सकती है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदने की भी हैसियत नहीं रखती थी शिल्पी, और आज उसके हाथों में हीरे की अंगूठी पहनाई जा रही थी। वह बस हर्ष को देखकर खुश हो रही थी। हर्ष कह रहा था, देखो शिल्पी, तुम मेरी अम्मी की पसंद हो, मगर मैं जानता हूं कि तुम जल्द ही अपने अच्छे रवैये से मेरे दिल में भी जगह बना लोगी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत दूंगा और तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखूंगा, मगर इसके बदले में सिर्फ एक बात कहता हूँ, मेरे घर वालों की जी जान से सेवा करना और मेरी मम्मी के सामने कभी जुबान मत चलाना। उनकी इज्जत करना, बस मुझे तुमसे यही चाहिए है। उन्होंने मुझे बहुत मुश्किलों से पाला है। शिल्पी मुस्कुरा देती है। भला उसे क्या ऐतराज हो सकता है, वह तो वैसे ही इन सब घर वालों को अपना मान चुकी थी। शादी का अगला दिन बेहद खुशगवार गुजरा। हर्ष शिल्पी के हुस्न की तारीफ कर रहा था। शिल्पी भी किस्मत के पलटने पर बेहद हैरान थी। कुछ दिन खुशियों से झूलते छालते हुए गुजरे और हर्ष का नौकरी पर वापस जाने का वक्त आ गया। वह दुबई में काम करता था और शादियों की छुट्टी के सिलसिले में इंडिया आया हुआ था। शिल्पी बेहद दुखी थी, मगर उसने दिल पर पत्थर रख लिया। उसने सोचा, हर्ष चला गया तो क्या हुआ, आखिर यह सब भी तो मेरे अपने हैं। हर्ष की मम्मी का रवैया शिल्पी के साथ बहुत अच्छा था। वह बहुत प्यार से उससे बातचीत करती थी, मगर शिल्पी को एक बात समझ में नहीं आती थी। जब भी हर्ष कभी आसपास होता तो उसकी सास मुझे चुभती हुई नजरों से घूरती रहती। शिल्पी को लगता यह उसका वहम है। हर्ष शिल्पी से बहुत सारे वादे करके चला गया और वह अपने उदास दिल के साथ तन्हा रह गई। मगर वह नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी में कैसी मुसीबत आने वाली है। हर्ष की बड़ी बहन निकिता का रिश्ता तय हो रहा था। हर दूसरे दिन उसके ससुराल वाले आए होते थे। आज हर्ष के जाने के बाद पहली दफा आ रहे थे। सुबह शिल्पी अपने कमरे में सो रही थी जब अचानक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुला। उठ जाओ मैडम, कब तक नींद पूरी करनी है, सारा दिन बिस्तर तोड़ते हुए गुजारोगी क्या? निकिता के ससुराल वाले आ रहे हैं, उनके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। मेरे बेटे को तो भगा दिया है, अब हम चारों ने यहाँ रहना ही है ना, जल्दी से रसोई में आओ। शिल्पी ने हैरानगी से उठकर देखा, यह उसकी सास थी। उसने उनके रवैये पर बेहद हैरत हुई, मगर उसने कुछ न कहा। खामोशी के साथ वह मुंह धोकर किचन में आ गई। अभी सुबह के 7 बजे थे और सारे घर वालों के लिए नाश्ता बनाने का हुक्म दे दिया। वह खामोशी से नाश्ता बनाने लगी। सब घर वाले तो अभी मजे से सो रहे थे। उसने सबके लिए पराठे बनाए, अंडे तले, चाय बनाई और फिर जाकर देखा तो अभी तक सब के सब सो रहे थे। उसने आगे बढ़कर अपनी ननद को हिलाया, उठो कि उठकर नाश्ता कर लो, मैंने नाश्ता बना दिया है। निकिता जो गहरी नींद में थी, उसका हाथ एकदम झटक कर बोली, बना दिया है तो कोई एहसान नहीं किया है, उठकर कर लेंगे नाश्ता, दिमाग मत खाओ, सोने दो। शिल्पी शर्मिंदा सी होकर रह गई और खामोशी से उनके कमरे से बाहर निकल आई। उसने अपनी सास को ढूंढना चाहा और यह देखकर हैरान रह गई कि सास भी एसी वाली कमरे में सुकून से सो रही थी। वह खामोशी से ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। घर के सारे सदस्य 11 बजे के करीब जागे। निकिता ने खामोशी से सबको नाश्ता सर्व किया और जैसे ही खाना शुरू किया, मम्मी ने शिकायत करनी शुरू कर दी। मम्मी, यह क्या है? यह पराठे ठंडे हो गए हैं। यह पराठे तो मुझसे चबाए भी नहीं जा रहे हैं। तभी शिल्पी के ससुर बोले, मुझे तो ताजा रोटी बना कर दो, मुझे यह बासी रोटी नहीं खाई जाती है और नहीं मैंने कभी खाई है। एक एक करके तमाम घर वाले शुरू हो गए। शिल्पी खामोशी से उठी और सबके लिए दोबारा नाश्ता बनाने लगी।
सब डाइनिंग टेबल के आसपास बैठे जोर जोर से बोल रहे थे, मगर कोई उठकर उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। घर में शिल्पी को मिलाकर कुल 18 सदस्य थे। हर्ष की बड़ी बहन शादीशुदा थी और अपने 5 बच्चों के साथ मायके में ही रहती थी। उसका पति भी विदेश में काम करता था। हर्ष के चाचा चाची, उनके बच्चे, सास ससुर, इतने सदस्यों का काम शिल्पी के सर आ पड़ा था। उसमें से कोई हिलकर मदद करवाने को तैयार ना होता। शिल्पी को हैरत होती कि उसके आने से पहले आखिर घर का काम करता कौन था। सफाई के लिए काम वाली आया करती थी, मगर जैसे ही शिल्पी ने घर में काम को अपने हाथ में लिया, सास ने काम वाली बाई की भी छुट्टी कर दी और वह काम भी शिल्पी से करवाने लगी। शिल्पी सुबह के वक्त उठती, साफ सफाई करती, नाश्ता बनाती, दोपहर का खाना बनाती, कपड़े धोती, यहाँ तक कि उसका पूरा दिन घर के कामकाज में ही गुजर जाता। गर्मियों के दिन थे, चूल्हे के आगे खड़े होकर वह सबकी पसंद का खाना बनाती। सब एसी वाले कमरे में लेटे लेटे फरमाइश ही करते रहते थे। वह पका पका कर बेहाल हो जाती थी। सबको जाकर बता देती खाना बन चुका है, तो सब सुनकर एसी वाले कमरे से बाहर निकलते और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते। खाना खाने के दौरान भी 50 दफा शिल्पी को उठाते। वह सबकी जरूरतें पूरी करती। खाने के बाद सब बर्तन वहीं डाइनिंग टेबल पर छोड़कर फिर से एसी वाले कमरे में चले जाते। कोई फिल्म देखता, कोई ऑफिस में बात करने लगता और कोई दोबारा से सो जाता। शिल्पी बेचारी फिर से गंदे बर्तन धोने में लग जाती। उन दिनों शिल्पी की तबीयत बेहद खराब रहने लगी। सुबह उठती तो उसे उल्टी होने जैसा महसूस होता। किचन में काम करने के दौरान कई दफा वह उल्टियां करती। सास की जाती हुई नजरों ने भांप लिया था कि मामला कुछ और ही है, मगर उन्होंने शिल्पी के सामने नाम तक ना लिया। एक रोज शिल्पी की मम्मी इत्तेफाक से उससे मिलने आई तो शिल्पी ने उनसे अपनी खराब तबीयत का जिक्र किया। वह चौंक गई और उसे एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर चली गई। डॉक्टर ने जांच किया तो खुशखबरी सुनाई कि शिल्पी प्रेग्नेंट है। शिल्पी हैरान रह गई। इतनी बड़ी खुशी उसकी जिंदगी में आ गई है और उसे पता ही नहीं चला। इतनी खुशी में डूबे हुए वह घर वापस आई। डॉक्टर ने आराम करना और खाने पीने की सलाह दी थी, क्योंकि उसके शरीर में खून की बहुत कमी थी। शिल्पी की मम्मी ने घर जाकर शिल्पी की सास को बताया कि शिल्पी मां बनने वाली है और डॉक्टर ने इसे आराम करने को बोला है। बेहतर यही है कि आप कोई काम वाली रख लें। शिल्पी की सास ने बेहद खुशी का इजहार किया और कहने लगी, हाँ हाँ बहन, यह तो मेरी बेटियों जैसी है। भला मैं इससे इस हालात में काम क्यों करवाऊंगी। मैं आज ही किसी काम वाली को बुला लेती हूँ। शिल्पी की मम्मी इतनी खुश होकर चली गई। शिल्पी जैसे ही कमरे में गई, उसकी सास भी आ पहुंची। शिल्पी, कुछ मेहमान आए हैं, उठकर उनके लिए चाय बना दो और ज्यादा लेटने की जरूरत नहीं है। इस हालात में काम काज करना वैसे भी सेहत के लिए अच्छा होता है। मैंने भी भरी ससुराल में रहते हुए 10-10 बच्चे पैदा किए हैं। तुम कोई अनोखा बच्चा पैदा नहीं कर रही कि बिस्तर से लगकर लेट गई हो। शिल्पी हैरत से उनके तरफ देखती रही, मगर कुछ नहीं बोली। खामोशी से उठकर चाय बनाने चली गई। उसके प्रेग्नेंट होने की खबर से घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें तो काम काज के लिए नौकरानी चाहिए थी, इसलिए अब वह गरीब घराने की लड़की ब्याह कर लाए थे। शिल्पी खराब तबीयत के बावजूद सारा दिन काम करती। आखिरकार उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। उस रात जब हर्ष का फोन आया तो उसने कोशिश की कि वह उसे बता दे कि घर के कामकाज में ज्यादती से परेशान हो रही है, लेकिन जैसे ही उसने हर्ष को यह कहा कि उसकी बहनें किचन में उसकी मदद नहीं करवाती हैं, तो हर्ष अचानक से गुस्से में आ गया। मैं इतनी दूर बैठा हूँ तुम सबके लिए, दिन रात कमा रहा हूँ, और तुम लोग हो कि छोटी छोटी घरेलू बातें हर वक्त मुझे बता बता कर परेशान करते हो। मेरी बहनें आज हैं, कल को विदा होकर अपने घर चली जाएंगी। तुम अगर थोड़ा सा काम कर लेती हो तो इसमें बुराई क्या है। हर्ष की बात पर शिल्पी हक्का बक्का रह गई। जिसे वह थोड़ा सा काम कह रहा था, इन कामों में वह सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक लगी रहती है। उसने जान लिया था कि हर्ष को शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है। सास और ननद का रवैया बद से बदतर होता जा रहा था। वह उससे बिल्कुल किसी नौकरानी की तरह बर्ताव करते थे। शिल्पी को अब समझ आ रही थी
कि वे गरीब घर आने से लड़की क्यों लाए हैं। उन्हें सिर्फ घर के कामकाज के लिए एक नौकरानी चाहिए थी। शिल्पी कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती तो सुबह से लेकर शाम हो जाती। हर्ष की शादीशुदा बहन अपने बच्चों के छोटे छोटे कपड़े भी खुद नहीं धो सकती थी। इतने कपड़े धोकर शिल्पी थक जाती थी। जैसे ही मशीन बंद करती, अंदर जाकर बैठती, तो सास को याद आ जाता है कि खाना तो किसी ने बनाया ही नहीं। शिल्पी को 2 मिनट भी बैठने नहीं देती थी और किचन में भेज देती थी। रात जिस वक्त तक हार कर वह अपने कमरे में जाती तो उसका एक एक जोड़ में दर्द हो रहा होता। इस दौरान उसे ख्याल ही नहीं रहता कि उसने हर्ष से फोन पर बात करनी है। फोन उठाती तो हर्ष की कई कई मिस कॉल आई हुई होती थी। वह उसे कॉल बैक करती तो वह फोन उठाकर बहुत गुस्सा करता। तुम क्या करती रहती हो सारा दिन? तुम्हारे पास इतना भी वक्त नहीं होता कि तुम 2 घड़ी मुझसे बात कर लो? मैं तुम्हारे आराम की खातिर ही यहाँ प्रदेश में काम कर रहा हूँ, मगर लगता है कि तुम्हें मुझ में कोई दिलचस्पी ही नहीं। वह गुस्से से शिल्पी को सुनाने लग जाता। शिल्पी दोनों तरफ से पिस रही थी। उसे लग रहा था कि शादी करके उसने कोई फंदा अपने गले में डाल लिया है। पति के साथ वक्त न गुजारने की वजह से उन दोनों के बीच बहुत गलतफहमियां आ गई थी। इसी बात का फायदा शिल्पी की सास उठाती है। हर्ष को फोन करके छोटी छोटी बातें शिल्पी के खिलाफ करती थी, जिसने उन्हें सच मान लिया था। शिल्पी से इस चीज के बारे में पूछता तो नहीं था, लेकिन दिल ही दिल में शिल्पी से शिकवा जरूर करता था। एक दिन शिल्पी की सास ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी, जब बाहर से उसकी छोटी बेटी निकिता अंदर आई। उसके हाथ में बिजली का बिल था और उसके चेहरे से हवाइयां उड़ रही थी। मम्मी, यह देखो, पूरे 40,000 का बिल आया है। अगर भाई को पता चला तो वह बहुत गुस्सा करेंगे। उन्होंने जाते वक्त कहा था कि उन्हें कारोबार के लिए पैसा जमा करना है, इसलिए हम अपने खर्चे जरा कम करें। निकिता की बात पर मम्मी चौंक पड़ी और बिल उसके हाथ से लेकर देखने लगी। उनके चेहरे पर सोच की परछाइयां नजर आ रही थी। तभी अचानक उनके जहन में एक ख्याल आया और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उन्होंने निकिता की तरफ देखा और कहने लगी, जरा हर्ष को फोन मिलाकर तो देना निकिता। निकिता ने मोबाइल निकालकर हर्ष को कॉल लगा दी। जैसे ही हर्ष ने फोन उठाया, मम्मी शुरू हो गई, मेरा मासूम बच्चा प्रदेश में दिन रात काम करके पैसा कमा रहा है, मगर तुम्हारी मेहनत का कोई सिला नहीं। मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं इसलिए गरीब घराने की लड़की ब्याह कर लाई थी कि वह रुपए रुपए की कदर करेगी, मगर शिल्पी इस कदर फिजूल खर्च कर रही है कि तुम्हें कंगाल करके ही छोड़ेगी। हर्ष को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी क्या कह रही है। तभी उसने कहा, मम्मी क्या है, यह तो बताओ, क्या कर दिया शिल्पी ने? मम्मी ने मुस्कुराकर निकिता को देखा और कहने लगी, करना क्या है बेटा, सारा दिन एसी लगाकर कमरे में पड़ी रहती है। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो रोने लग जाती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझसे कोई काम नहीं होता और मुझे गर्मी ज्यादा लगती है। उसकी हालात की वजह से मैं भी ज्यादा सख्ती नहीं करती, मगर हकीकत तो यह है कि दिन रात एसी चलाने की वजह से बिजली का बिल 40,000 आ गया है। तुम्हारे पापा के पास तो पैसे हैं नहीं, तुमको ही पैसे भेजने पड़ेंगे। बिल की रकम सुनते ही हर्ष के होश उड़ गए, लेकिन अब वह क्या कर सकता था। उसने माँ को कहा कि वह पैसे भेज देगा, मगर उसके दिल में शिल्पी के खिलाफ एक अजीब सी नफरत पैदा हो गई थी। अगले ही दिन जब सुबह सुबह घर में शिल्पी के सिवा तमाम सदस्य सो रहे थे, तो ननद के ससुराल वाले आ गए। शिल्पी ने जाकर सबको उठाया तो सूझी हुई आंखों के साथ सब उठ तो गए, लेकिन सबका मूड खराब हो गया। निकिता के ससुराल वाले चाहते थे कि उन्हें हलवा पूरी का नाश्ता करवाया जाए। अब शिल्पी की शामत आ गई, जब सास ने हुक्म कर दिया कि सारे काम छोड़ो, पहले निकिता के ससुराल वालों के लिए शानदार हलवा पूरी बना दो। उस रोज शिल्पी को सुबह से ही चक्कर आ रहे थे, मगर वह खामोशी से किचन में खड़ी हो गई और पूरियां बनाने लगी। बहुत गर्मी थी और पसीना टपक रहा था। तभी न जाने उसे क्या हुआ, अचानक उसे जोर का चक्कर आया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। आवाज सुनकर ड्राइंग रूम में बैठे हुए सारे सदस्य रसोई की तरफ दौड़े। वहां शिल्पी जमीन पर बेहाल पड़ी थी।
उसके आसपास खून का एक तालाब बना हुआ था। शिल्पी के सास के होश उड़ गए। उन्हें यकीन हो गया कि अब हर्ष को पता चलेगा कि शिल्पी के बच्चे का नुकसान हो गया तो वह बहुत गुस्सा करेगा। उन्होंने शिल्पी को अस्पताल ले जाने से ज्यादा अपने झूठ के पकड़े जाने की फिक्र थी। निकिता की होने वाली सास ने शोर मचाकर शिल्पी को अस्पताल पहुंचा दिया। जब उसकी आंखें खुली तो उसे पता चला कि उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही जा चुका है और उस पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। मगर वह नहीं जानती थी कि उसके खिलाफ एक और साजिश की तैयारी हो चुकी है। उसी शाम सास ने उसकी अस्पताल से छुट्टी करवा ली और उसके घर वाले आए तो शिल्पी ने उन्हें कोई बात नहीं बताई, बल्कि उन्हें टाल दिया कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, इसलिए बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी आंखें बार बार आंसुओं से भर जाती हैं। घर वाले चले गए तो शिल्पी की सास ने एक बार फिर से उसे चाय बनाने की फरमाइश कर दी, बगैर इस बात का एहसास किए कि अभी अभी वह अस्पताल से घर आई है। शिल्पी इसके बावजूद भी हिम्मत करके उठी और किचन में जाकर खड़ी हो गई। वह जानती थी कि इस घर में उसकी कोई हैसियत नहीं है। उसका पति उसकी बात पर भरोसा नहीं करता है और यहाँ जो लोग थे उन्हें बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी। शिल्पी की सास ने हर्ष को फोन करके खबर दे दी कि शिल्पी अभी बच्चे की पैदाइश नहीं चाहती थी, इसलिए जाकर अबॉर्शन करवा आई है। हर्ष का खून खोल उठा। उसका दिल चाहा कि वह अभी इसी वक्त जाकर शिल्पी को जान से मार दे। बगैर कुछ कहे फोन रख दिया। शिल्पी की सास ने चालाकी से सारा खेल खेल दिया और हर्ष को सच्चाई भी पता नहीं चली। सारे काम छोड़कर वह अगले दिन इंडिया आ पहुंचा। उसका इरादा था कि जाते ही शिल्पी को तलाक देकर अपनी जिंदगी से निकाल देगा। कड़कती हुई दोपहर में जिस वक्त वह घर पहुंचा, खाना पकाने की खुशबू उसके नाक से टकराई। हर्ष सोचता है कि उसकी माँ गर्मी में खाना बना रही है और शिल्पी अंदर वाले कमरे में आराम कर रही होगी। वह इस लायक ही नहीं है कि उसे अपनी जिंदगी में रखूं। आज ही उसे तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। जिस औरत ने मेरे घर वालों की इज्जत नहीं की, उसने मेरी जिंदगी में रहने का कोई हक नहीं। गुस्से में यह सोचता हुआ हर्ष किचन में दाखिल हुआ तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। सामने खड़ी शिल्पी खाना पका रही थी। उसने दोनों चूल्हों पर एक एक हांडी चढ़ा रखी थी। उसका कपड़ा पसीने से भीगा हुआ था। उसे याद आया, मम्मी ने बताया था कि कल ही प्रीति ने अबॉर्शन कराया है। अपनी मर्जी से अबॉर्शन के अगले ही रोज वह किचन में खड़ी होकर काम किस तरह कर सकती है, बार बार अपनी कमर पर हाथ रखती थी, जैसे उसे बहुत तकलीफ थी। कभी उसके माथे पर पसीना साफ करती। उसने एक परात में बहुत सारा आटा निकाल कर रखा हुआ था, शायद अभी उसे आटा गूंथना था। यकीनन फिर रोटी भी पकानी होगी। हर्ष को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। बगैर कोई आहट किए वह अंदर चला गया। पूरा घर में खामोशी छाई हुई थी। इधर उधर नजरें दौड़ाता हुआ वह आगे बढ़ रहा था। घर के बड़े कमरे में 2 टन का एसी लगा हुआ था। हर्ष ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। अंदर खूब अंधेरा था। घर के तमाम सदस्य उस बड़े कमरे में सो रहे थे। तभी शिल्पी की सास को लगा कि शिल्पी दरवाजा खोलकर अंदर आई है। उन्होंने पलटे बगैर ही जोर से आवाज लगाई, आ गई महारानी साहिबा। कितनी बार कहा है, जब खाना तैयार हो जाए तभी जाकर दरवाजा खोला करो। मेरी बच्चियों की नींद खराब होती है, लेकिन तुम हो कि सुनती ही नहीं। अब अगर मैं कुछ कहूंगी तो तुम शोर मचा दोगी कि कल ही मेरा नुकसान हुआ है और आज सास ने काम पर लगा दिया है। तो मैडम सुन लो कि तुम्हें ब्याह कर ही मैं इसलिए लाई हूं कि तुमसे घर के काम काज करवाना, वरना मुझे तुम जैसी गरीब लड़की की कोई जरूरत नहीं थी। मेरे बेटे के लिए एक से बढ़कर एक ऊंचे खानदान का रिश्ता आ रहा था। अब जाकर खाना पकाओ और उसके बाद घर की सफाई भी कर लेना। रात को निकिता की ससुराल वालों ने आना है, उनके लिए कम से कम 3-4 डिशेस बनानी है। पिछली बार की तरह 2 खाने बनाकर सामने मत रख देना। शिल्पी की सास अपने ही ख्याल में बोलते जा रही थी। यह जाने बगैर कि दरवाजे पर खड़ा हुआ हर्ष सारी बातें सुन रहा है। उसके ऊपर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा था। शिल्पी की सास कहकर दोबारा से सो गई। हर्ष ने नजरें दौड़ाई। घर के तमाम सदस्य
सुकून से लेटे थे। सिर्फ एक शिल्पी ही थी जो इस चिलचिलाती गर्मी में किचन में उन सब के लिए खाना बना रही थी। वह जान गया था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बीवी के साथ क्या सलूक हुआ। वह शर्मिंदा होता हुआ खामोशी से पलट गया। किचन में शिल्पी अभी तक खाना पका रही थी। हर्ष ने उसके करीब जाकर देखा, वह पसीने से भीगी हुई थी। कल ही उसके बच्चे का नुकसान हुआ है और आज वह 18 सदस्यों का खाना पका रही है। हर्ष का दिल इस ज्यादती पर दुख कर रहा था। उसने शिल्पी को पुकारा। वह चौंक कर पलटी। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। हर्ष ने बगैर कुछ कहे उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो शिल्पी, मेरी आंखों पर से बंधी पट्टी उतर गई है। अपनी तैयारी कर लो, तुम अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, बल्कि तुम मेरे साथ चलोगी। उसके आंसू साफ करते हुए हर्ष कह रहा था और शिल्पी को यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत उसे इस तरह मेहरबान हो सकती है। हर्ष शिल्पी से कहता है, तुम आज खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दो। हर्ष पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठा था। जैसे ही घर वाले बाहर आते हैं, हर्ष को देखकर चौंक जाते हैं। हर्ष की माँ और बहन को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। परिवार वाले कुछ बोलते उससे पहले हर्ष कहता है कि आप सब लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने शिल्पी के हालात खुद अपनी आंखों से देख लिए हैं, तो मुझे बहलाने फुसलाने की अब कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी बीवी शिल्पी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ और आज के बाद आपको एक फूटी कोड़ी भी अपनी कमाई की नहीं दूंगा। मैं वहां विदेश से आप सबके लिए पैसा भेजता था और आप यहाँ सभी लोग मेरी ही पत्नी पर जुल्म ढा रहे थे। आप लोगों ने मेरे बच्चे का भी ख्याल नहीं किया। कितने दुख की बात है कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया और आप लोगों को थोड़ा भी इस बात का फर्क नहीं पड़ा। मुझसे झूठ पर झूठ बोलते रहे फोन करके और मेरी बीवी के बीच गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। यह तो अच्छा हुआ कि मैं गुस्से से वापस अपने घर आ गया और मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया। अगर शिल्पी की इतनी ही चलती इस घर में, तो वह अकेली किचन में खड़ी होकर खाना नहीं बना रही होती। अरे, उसने कल ही अपने बच्चे को खोया है और आज वह आप सबके लिए खाना बना रही है और आप सारा परिवार एसी वाले कमरे में आराम से सो रहे हो। माँ, मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन अपनी पत्नी का पति भी हूँ। यह मेरा धर्म बनता है कि मैं उसका ध्यान रखूं। आपने जो किया वह बहुत गलत किया। मेरी पत्नी ने इस घर की बहू होने के सारे कर्तव्य निभा दिए हैं। अब मुझे बस एक पति होने का कर्तव्य निभाना है। और शिल्पी, चलो तुम अपना सामान पैक करो। एक दिन भी तुम यहाँ नहीं रुकोगी। मुझे ऐसे परिवार की कोई जरूरत नहीं है जो मेरी पत्नी का ध्यान ना रख सके। यह कहकर हर्ष अपनी पत्नी शिल्पी को अपने साथ ले जाता है और सारा परिवार पीछे खड़ा खड़ा देखता रह जाता है। किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि उसे कोई रोक ले। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको कहानी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मेरा मानना है कि पतियों को भी अपनी आंख, कान और जुबान खोलकर अपने घर में रहना चाहिए। उनकी पत्नियों के साथ उनके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, यह सब भी देखना और सोचना चाहिए। माँ बाप का सम्मान जरूर करना चाहिए, लेकिन दूसरों की बेटियों को अपनी अर्धांगिनी बनाकर लाते हैं तो उनका ख्याल भी रखना चाहिए। उनके सम्मान और हक के लिए भी आवाज उठानी चाहिए। आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कहानी अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे फिर एक नई कहानी में।
तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एवरीवन।